हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल। एक ही वीडियो में हम पूरे टॉपिक को क्लियर करेंगे कि व्हाट इज कंप्यूटर क्या होता है, फुल एक्सप्लेन इसका करेंगे, टाइप ऑफ कंप्यूटर क्या होता है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, व्हाट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, और इसका हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डिफरेंट भी देखेंगे। व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी, फुल एक्सप्लेन करेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो हम पूरे टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। कुछ कीबोर्ड्स और माउस उसको भी हम क्लियर करेंगे कि क्या होता है। अलग से टॉपिक भी कुछ मेरा रहेगा जो कि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पूरे टॉपिक ये हम पूरे एक ही वीडियो में कवर करेंगे। फंडामेंटल कंप्यूटर के ये पूरे टॉपिक्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम व्हाट इज़ कंप्यूटर और इसका फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ कंप्यूटर, ऐसे टॉपिक वाइज हम इसको देखते रहेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ कंप्यूटर हम देखते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल ये वीडियो है। अगर वीडियो पे ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। हम कुछ नेटवर्किंग के ऊपर हम पूरा वीडियो बनाएंगे। ये वन शॉट रहेगा, जैसे ये वन शॉट है। कुछ हम सॉफ्टवेयर पे भी हम वन शॉट वीडियो बनाएंगे कि मेरा ये सॉफ्टवेयर कौन सा होता है। तो आप देख सकते हैं वहाँ से। तो चलिए हम देखते हैं कि ये व्हाट इज कंप्यूटर और इसका फुल एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कंप्यूटर फंडामेंटल में व्हाट इज कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, इसका फुल एक्सप्लेन। तो आप आंसर में कैसे लिख सकते हैं, सिंपल वे में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका है एग्जाम के लिए, कैसे आप सिंपल वे में लिख सकते हैं और इसको बड़ा कैसे बना सकते हैं ताकि आप यहाँ देखिए फिगर के थ्रू आप भी नंबर पा सकते हैं। आप नंबर में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, यही लिख देंगे 100% आपको फुल नंबर मिलेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आप यहाँ से देख सकते हैं विच इज डेवलप बाय चार्ल्स बेबेज। अगर ये आपको मल्टीपल क्वेश्चन में पूछ लिया कि कंप्यूटर के ये कौन से हैं डेवलपर, कौन से हैं जो कंप्यूटर डेवलप किया था, तो आप यहाँ से बता सकते हैं चार्ल्स बेबेज ये मेरे डेवलपर्ड हैं जो कि ये कंप्यूटर को डेवलप किए थे। और आपको किस सन में ये डेवलप किए थे, 9वीं सेंचुरी में, नियरली बाय 9वीं सेंचुरी में, यानी 19वीं शताब्दी में ये कंप्यूटर की खोज किए थे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इट टेक्स इनपुट डाटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइस। ये इनपुट डेटा लेते हैं इनपुट डिवाइस से और स्टोर करके एंड प्रोसेस आउटपुट। आप यहाँ से देख सकते हैं इनपुट देते हैं फिर बाद में प्रोसेस करके इनपुट लेते हैं और फिर इनपुट लेने के बाद आपको प्रोसेस करके वो बाद में आउटपुट देते हैं। आउटपुट किस प्रकार देते हैं आप यहाँ से फिगर के थ्रू देख सकते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई इनपुट है डिवाइस, इनपुट डिवाइस ये माउस है, इनपुट डिवाइस आप माउस समझ सकते हैं। और फिर प्रोसेस बीच में होगा, सीपीयू के अंदर प्रोसेस होगा, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। प्रोसेस होने के बाद वो आपको आउटपुट में रिजल्ट देगा। आप मान लीजिए आउटपुट में रिजल्ट यहाँ पे स्क्रीन पे दिया तो ये मेरा आउटपुट हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं अगर आप कीबोर्ड माउस के थ्रू आप कोई भी इनपुट दे रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, तो उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद वो डिस्प्ले करेगा किस पे, ये मॉनिटर पे, यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। उसी ठीक प्रकार मान लीजिए अगर आप माइक में सॉन्ग गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं सेमिनार में, तो आप यहाँ से इनपुट दे रहे हैं उसको। इनपुट ये मेरा इनपुट डिवाइस हो गया और ये मेरा आउटपुट डिवाइस हो गया। यहीं से मेरा क्वेश्चन देख लीजिए एक एडवांस मिल गया। ये मेरा तरीका होता है खोजने का। यहाँ पे मान लीजिए ये इनपुट डिवाइस है, इनपुट के थ्रू हम कोई भी वॉइस देंगे, प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट के रूप में आपको ये साउंड में मिलेगा। साउंड बॉक्स ये है यानी डीजे मान लीजिए कुछ भी है, तो यहाँ से आपको वो आउटपुट मिलेगा जो कि रिजल्ट मिलेगा। आउटपुट का मतलब रिजल्ट। यहाँ पे भी आपको आउटपुट मिला है, माउस से कोई भी क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा इस डिस्प्ले के थ्रू। फिर आप देख सकते हैं कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ये फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, ये आपके फंडामेंटल में आ सकते हैं। कंप्यूटर के फुल फॉर्म कौन से हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं सी मतलब कॉमनली, वो मतलब ऑपरेटिंग, एम मतलब मशीन, पी मतलब परपोजली, यू मतलब यूज्ड फॉर, टी मतलब टेक्नोलॉजी, एंड ई मतलब रिसर्च एजुकेशनल, और आर मतलब रिसर्च। यहाँ से मेरी ये कंप्यूटर के फुल फॉर्म हो गए। अगर आप दोस्तों इतना लिख दिए ना
व्हाट इज़ कंप्यूटर और फुल एक्सप्लेन में आपको इतना अगर लिख दिए ना तो कोई भी माइक लाल नहीं है कि आपका एक भी क्वेश्चन काट लें। अगर आप ये फिगर बना के और ये कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज डेवलप बाय चार्ल्स बेबेज नियरली 19th सेंचुरी, यहाँ तक अगर आप भी लिख दिए ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो भी आपको एग्जामिनर नंबर देगा। और ये फिगर बना दीजिए और कंप्यूटर का फुल फॉर्म लिख दीजिए। 100% हम कह रहे हैं एक भी नंबर काट नहीं सकता, आपको फुल नंबर मिलेगा। और आप देख सकते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर में, टाइप ऑफ कंप्यूटर देख सकते हैं कि टाइप ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ कंप्यूटर। ये आप टाइप ऑफ कंप्यूटर में देख सकते हैं कि अगर आप चार्ट भी बना देते हैं तो आपको फुल नंबर मिलेगा। हम वन शॉट का मतलब वन शॉट में हम बनाएंगे वीडियो, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा वही हम तो आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। ये मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज टाइप ऑफ कंप्यूटर। टाइप ऑफ कंप्यूटर में अगर आप इतना लिख सकते हैं तो आपको ग्राफ के थ्रू नंबर मिल सकता है। टाइप ऑफ कंप्यूटर ये 3 प्रकार के होते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन से होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में ये आपके 4 टाइप्स होते हैं। अगर आपसे बहुविकल्पी यानी मल्टीपल क्वेश्चन में पूछ ले कि टाइप ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स, तो वहाँ पे आपको दिया रहेगा 4 टाइप्स, 3 टाइप्स, 2 टाइप्स, नॉन ऑफ दीज। तो ये 4 क्वेश्चन में से आपको 4 टाइप्स के क्वेश्चन को 4 टाइप्स के ऑप्शन को वहाँ पे टिक मारना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं, माइक्रो, मिनी, मेनफ्रॉम एंड सुपर कंप्यूटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनालॉग कंप्यूटर जो कि मेरे मेडिकल के थ्रू यहाँ पे यूज होते हैं। डिजिटल भी आप देख सकते हैं, और ये एनालॉग और डिजिटल के कंबाइंड को ही हम हाइब्रिड कहते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं इसको। और फिर उसके बाद हमारा आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये मेरे कुछ टाइप्स हैं, 6 टाइप्स के। यहाँ पे स्पीड, एक्यूरेसी, वर्सेटिलिटी, स्टोरेज कैपेसिटी एंड रीजनेबिलिटी, सिक्योरिटी। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और भी आप लिख सकते हैं, अलग अलग बुक में 10-10 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए रहते हैं, यानी विशेषताएं दिए रहते हैं। तो पहले नंबर पे हम इसको डिस्कशन करेंगे, स्पीड क्या होता है। फिर दूसरे नंबर पे एक्यूरेसी क्या होता है। ऐसे हम एक एक पॉइंट को हम समझेंगे। ये आप भी लिख दिए ना, तो उसको 5 में से 5 नंबर जो भी कितने भी नंबर का आता होगा तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं स्पीड में कंप्यूटर कैन कंप्लीट एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन इन अ फ्यू सेकेंड बिकॉज कंप्यूटर इज अ सुपर फास्ट मशीन। यहाँ से आपको डिस्प्ले कराना चाहता है कि स्पीड में कि कंप्यूटर मेरा सुपर फास्ट मशीन है। कैसे? क्योंकि वो कंप्यूटर फ्यू सेकेंड यानी कुछ सेकेंडों में हमारे कैलकुलेशन को सॉल्व कर देता है। कोई भी काम हो, कैलकुलेशन हो, और वो कंपाइल कर रहा हो, कोडिंग में अगर कंपाइल कर तो वो मेरे कुछ ही सेकेंड में वो कैलकुलेशन करके दे देता है, रिजल्ट हमको तुरंत दे देता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, मान लीजिए 2 × 2 कितना होता है, तो 4 होता है। आप यहाँ से ये बता सकते हैं सिंपल वे में, ये तो हमारा कंप्यूटर भी बता देगा। लेकिन अगर यही हम कह दें कि इतना कितना होता है, 24 और 37 गुणे ये कितना होता है, आप यहाँ से कैलकुलेशन करके बताएं तो आपको ये टाइम लगेगा। लेकिन अगर वही हम कंप्यूटर में टाइप करके हम बताएं और उसको कैलकुलेट कर कंप्यूटर में, तो स्पीड के थ्रू हमारा ये इतना फास्ट स्पीड होता है कि वो कुछ ही सेकेंडों में ये मेरा कैलकुलेशन सॉल्व करके दे देगा। यही मेरा स्पीड होता है, इतनी फास्ट इसकी स्पीड होती है जो कि हमारे मनुष्य यानी हमारी इतनी स्पीड नहीं होती। कैलकुलेशन की कंपेयर करें तो हमारी और कंप्यूटर की तुलना में कंप्यूटर की स्पीड बहुत ही फास्ट होती है और वे कैलकुलेशन करने में बहुत ही माहिर होती है। और आप यहाँ से देख सकते हैं दूसरे नंबर पे है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी आप देख सकते हैं क्या होता है। एक्यूरेसी में आपको यहाँ से कंप्यूटर इज वेरी एक्यूरेट अबाउट इट रिजल्ट विदाउट एरर। ये कह रहा है कंप्यूटर मेरा एक्यूरेट कैलकुलेट करके यानी रिजल्ट देता है हमको, एक्यूरेट रिजल्ट हमको ये प्रोवाइड कराता है विदाउट एरर, बिना किसी एरर को ये मेरा रिजल्ट देता है। इच कैलकुलेशन परफॉर्म बाय कंप्यूटर इज 100% करेक्ट। ये मेरा कहने का रिप्रेजेंट यह है कि अगर कोई भी कैलकुलेशन आप वहाँ परफॉर्म कर रहे हैं तो 100% करेक्ट देगा, 100 में से 100% वो करेक्ट देगा, उसमें कोई भी 1% एरर नहीं आएगा। विदाउट एरर वो मेरा कैलकुलेशन को ये सॉल्व करके मेरा रिजल्ट दे देगा।
इसी को हम एक्यूरेसी बोलते हैं। कोई भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो अगर आप जो डालेंगे वही, जो आप इनपुट देंगे वही हमको डिस्प्ले करके आउटपुट के रूप में वो रिजल्ट देगा। अगर आपके द्वारा कोई भी एरर न दिया जाए तो वो हमको एरर नहीं मिलेगा। मेरा कहने का मतलब यह है, विदाउट किसी एरर का वो 100% रिजल्ट देगा, 100% वो मेरा रिजल्ट करेक्ट रहेगा, उसमें कोई भी आपको दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ से ये तीसरा टॉपिक देख सकते हैं मेरा क्या है, वर्सेलिटी, यानी कंप्यूटर इज वर्सटाइल डिवाइस। कंप्यूटर मेरा एक वर्सटाइल डिवाइस है और कंप्यूटर कैन परफॉर्म मल्टीपल डिफरेंट टास्क एंड द सेम टाइम फॉर। इसका मतलब ये है, अगर आप वर्सेलिटी का यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषताएं देखना चाहते हैं तो उसमें वो बहुत ही अनोखा है, यानी यूनिक है। आप यहाँ से देख सकते हैं मल्टीपल डिफरेंट टास्क ऑफ द सेम टाइम फॉर। यहाँ पे अगर कोई भी आप इनपुट देते हैं मल्टीपल टाइम में तो वो टास्क आपको सेम टाइम में वो तुरंत करेगा, यानी एक ही काम को, यानी दो काम को एक ही समय में वो कर देगा। मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हैं, यानी सॉन्ग सुन रहे हैं कंप्यूटर के थ्रू, अगर आप उसको यूपीपी का फॉर्म भर रहे हैं तो एनी टास्क यानी मल्टीपल टास्क हो गया ना, यानी दो काम कर रहे हैं, सॉन्ग भी सुन रहे हैं और उसमें यूपीपी का फॉर्म भी भर रहे हैं, तो दो काम हो गया। यानी आपका वो वर्सेलिटी वो हमारा दो काम करेगा एक ही साथ में सेम टाइम में, वो एक ही टाइम में दो काम तो कर रहा है। आप यहाँ से देख सकते हैं ये मेरा एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कुछ परफॉर्म हमें देखने को मिल रहे हैं इसमें। जैसे कि आप यहाँ से एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं, प्लेइंग म्यूजिक, यहाँ से आप सॉन्ग सुन रहे हैं और उसमें गेम भी खेल रहे हैं, तो ये दो काम एक साथ हो रहे हैं, यानी सेम टाइम में हो रहे हैं। मल्टीपल डिफरेंट टास्क आप दे रहे हैं, यानी प्लेइंग म्यूजिक, प्लेइंग गेम, और सेम टाइम में वो आपको परफॉर्म मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है, उसी को हम वर्सेलिटी कहेंगे। एंड प्रिंट इन पेज ETC, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, प्रिंट यहाँ पे रहेगा, प्रिंट एंड पेज। ठीक, यहाँ से मेरा ये हो गया वर्सेलिटी का। अब आपको देखना है कि ये स्टोरेज कैपेसिटी क्या होता है। ये रहा मेरा स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी में आप देख सकते हैं जो भी कैपेसिटी होती है यानी स्टोरेज होती है कंप्यूटर की, उसमें वही बताएगा। ये भी मेरा एक विशेषता के ही रूप में है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कंप्यूटर हैज अ मेमोरी विच कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एज वेल एज शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये हमेशा मेरा ये लॉन्ग पीरियड में रहता है और शॉर्ट टाइम में यानी शॉर्ट पीरियड में भी रहता है। आप यहाँ से देख सकते हैं अगर कोई भी आप स्टोरेज में अपना डेटा कोई भी स्टोर कर रहे हैं तो वो लार्ज अमाउंट, बड़ा अमाउंट में भी होता है और छोटा अमाउंट में भी होता है। आप कोई भी स्टोर कर सकते हैं उसमें, और उसमें लॉन्ग टाइम तक और शॉर्ट टाइम तक दोनों समय में आप उसको सेव कर सकते हैं। यही मेरा स्टोरेज कैपेसिटी बता रहा है। और उसको स्टोर करेंगे तो आपको कोई भी उसमें दिक्कत नहीं होगी, आपको ढूंढने में आपका वो सेव रहेगा। अगर आप कहीं इधर उधर देते हैं तो आपको ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप कंप्यूटर में सेव करते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी उसकी इतनी हाई पावर की होती है कि वो आपको लॉन्ग पीरियड में और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उसको सेव कर सकते हैं। यहाँ से मेरी स्टोरेज कैपेसिटी की ये विशेषताएं हो गई। यहाँ से आप रीजेबिलिटी को देख सकते हैं। रीजेबिलिटी क्या है, तो कंप्यूटर इज अ रीजेबल मशीन। कंप्यूटर मेरा एक रीजेबल मशीन है दैट कैन बी ट्रस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस पे हम हमेशा यानी बड़े टाइम पे यानी लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक इसको हम ट्रस्ट कर सकते हैं रीजेबिलिटी के थ्रू। और लॉन्ग टाइम में आप इसको ट्रस्ट तो कर लेंगे, लेकिन दिस इज द रीजन दैट टुडे एवरी और ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड ऑन द डिपेंड ऑन द कंप्यूटर फॉर देयर वर्क। इसको हम डिपेंड रहेंगे, यानी आप डिपेंड रह भी सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू और लॉन्ग टाइम तक इस पे हम काम कर सकते हैं। इस पे लॉन्ग टाइम तक कोई भी हम काम कर सकते हैं।
आप यहाँ से 6 नंबर देख लीजिए, यानी ये मेरा लास्ट नंबर है। और ये मेरा लास्ट नंबर होने के बाद ये सिक्योरिटी देता है। कंप्यूटर मेरे अनेक टाइप्स के सिक्योरिटी देखते हैं, यानी पासवर्ड भी आप लगा सकते हैं डिस्प्ले पर। आप देख लीजिए यहाँ पे, द बिगेस्ट फीचर ऑफ कंप्यूटर इज प्रोवाइड अस हाई सिक्योरिटी। मेरा ये सिक्योरिटी हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। आप उस पर पासवर्ड लगा सकते हैं, कोई भी यानी टास्क उस पर देख सकते हैं। आपके थ्रू उसमें कोई भी कुछ नहीं होगा। आप उसमें स्कैन कर सकते हैं अपना फिंगर, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। फेस पासवर्ड भी लगा सकते हैं वहाँ पे, जो जैसे मेरे मोबाइल में होता है फेस, फिंगर और ये पिन कोड वाला। तो आप यहाँ से इसको हाई सिक्योरिटी दे सकते हैं, यानी अंदर भी उसमें हमारा हाई सिक्योरिटी परफॉर्म मिलता है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, कोई भी प्रैक्टिकल आप करके ही देख सकते हैं। तो ठीक, यहाँ से हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि मेरा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर होगा। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कौन कौन सा है, वहाँ से हम देखते हैं। ये रहा मेरा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि आप समझ सकते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ये मेरा 5 टाइप के होते हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। ये मेरे 5 टाइप के जनरेशन होते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को हम समझते हैं, उसके अंदर की एक एक पार्ट को हम खोल के देखेंगे। फिर सेकेंड को हम देखेंगे, फिर उसका हम एक शॉर्ट में उसका टेबल भी हम देख लेंगे कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम में रहेगा। तो आपके दिमाग में शॉर्ट में वो छपेगा लॉन्ग टाइम तक। ठीक, तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देख लेते हैं। फॉरकट एंड माउचली डेवलप द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक इन 1946 यानी 1946 इन द यूएसए। आप यहाँ से देख सकते हो 2 वैज्ञानिक थे, फॉरकट और माउचली। इसको डेवलप किए थे 1946 में और यूएसए में। तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था मेरा, तो वो मेरा एनिएक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, जो कि ये दोनों वैज्ञानिक मिलके 1946 में यूएसए में इसकी डेवलप किए थे। ठीक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं अगर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पूछ दें। और फिर आप यहाँ से देख सकते हैं, इन दिस जनरेशन वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी वेयर यूज्ड। इसमें जो मेरा फर्स्ट जनरेशन में जो मेरा ट्यूब यूज हुआ था, वो टेक्नोलॉजी कौन सी थी, जो कि मेरा वैक्यूम ट्यूब था। ये मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ये मल्टीपल क्वेश्चन में पूछ सकता है कि फर्स्ट जनरेशन में वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी जो यूज हुआ था। तो मेरा आपका वहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा, जो कि मेरा ट्रांजिस्टर दे देगा, वैक्यूम ट्यूब भी दे सकता है और अदर भी कुछ भी दे सकते हैं, एग्जामिनर के ऊपर होता है। तो आपका फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब ही मेरा सही होगा। ठीक, इसी प्रकार मेरा तीसरा पॉइंट है, द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज फ्रॉम 1946 से लेकर 1959 यानी 1959 तक। ये जो मेरा टाइम पीरियड था फर्स्ट जनरेशन का 1946 से लेकर 1959 के बीच में था। और फिर चौथा पॉइंट आ जाता है, पंच कार्ड एंड पेपर टाइप। पंच टॉप एंड पेपर टेप वाज सेकेंडरी स्टोरेज। जो मेरा ये पंच कार्ड एंड पेपर टेप था, वो मेरा सेकेंडरी स्टोरेज था इसमें फर्स्ट जनरेशन में। 5वां नंबर पे आ जाता है, इट कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, यानी इसमें मेरा ये कंप्यूटर अगर आप इसको चलाते हैं तो इसमें मेरा बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक का यूज होता था, और इसमें मेरा बहुत ही ज़्यादा बिजली का बिल आता था। 6 नंबर पे आ जाता है, इट जनरेट लॉट ऑफ हीट। ये बहुत ही जल्द ही हीट हो जाता था और इसको चलाने के बाद इतना हीट हो जाता था ताकि वो फिर हमको बंद करना पड़ता था। 7वां नंबर पे आ जाता है, दिस कंप्यूटर वेरी लार्ज इन साइज। ये मेरा बहुत ही बड़े साइज में होता था, इतना बड़े साइज में होता था कि कंपेयर टू हम इस समय जो हम यूज कर रहे हैं वो तो बहुत ही छोटा है, लेकिन जो फर्स्ट कंपेयर करें फर्स्ट में तो वो बहुत ही बड़ा था। वो वेरी लार्ज इन साइज, बहुत ही बड़ा था। एनिएक का हम फुल फॉर्म देख लेते हैं, जो कि मेरा फर्स्ट कंप्यूटर था, जो कि मेरा फॉरगट और माउचली ने डेवलप किया था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, एनिएक का हम फुल फॉर्म देख लेते हैं, जो कि मेरा ये फर्स्ट कंप्यूटर था। उसको 1946 में यूएसए में
डेवलप किया गया था। तो फुल फॉर्म क्या है, तो एनईए का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यहाँ से इसको देख सकते हैं, ये मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके ये मल्टीपल क्वेश्चन में पूछ सकता है, ये भी 1 नंबर आपको दिला सकता है। एनईए आप याद कर सकते हैं इसको। अब मेरा आता है कि ये सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कौन सा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट पे ना दिया है द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आर IBM 700 एंड एटलस एंड KL 9001। ये जो मेरा सेकेंड जनरेशन में कंप्यूटर डेवलप किया गया था, उस कंप्यूटर का नाम क्या है, IBM 700 एटलस एंड KL 1901। ये मेरा सेकेंड जनरेशन की कंप्यूटर है, यहाँ से देख सकते हैं। इसी टाइप की ये दूसरा ये पॉइंट है, सेकेंड जनरेशन का ये दूसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये मेरा मल्टीपल क्वेश्चन में पूछ सकता है। इन द जनरेशन ट्रांजिस्टर वाज यूज्ड, इसमें मेरा जो ये यूज हुआ था टेक्नोलॉजी, वो मेरा ट्रांजिस्टर यूज हुआ था। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से इसको याद कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, द टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ 1959 टू 1965। ये मेरा इसका जो टाइम पीरियड है वो 1959 टू 1965 यानी 1959 से लेकर के 1965 के बीच में था। और जो कि मेरा फर्स्ट वाला था 1946 से लेकर के 1959 के बीच में था। चौथा पॉइंट आ जाता है हाई लेवल प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज फॉर्टेन एंड कोबल वेयर यूज्ड। इसको हम डेवलप किए थे किसके थ्रू, फॉर्टेन एंड कोबल वेयर यूज। ये मेरा हाई लैंग्वेज था फॉर्टेन एंड कोबल, जो कि इसको बनाने में इन दोनों लैंग्वेज का यूज हुआ था। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ सकता है सेकेंड जनरेशन में वो कौन से लैंग्वेज थे जिसको डेवलप किया गया था सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर को, तो आप यहाँ से बता सकते हैं फॉर्टेन एंड कोबल लैंग्वेज जो था वो सेकेंड जनरेशन में यूज हुआ था। 5वां नंबर पे आ जाता है इट कंज्यूम रिलेटिविली। अब यहाँ से 5वां नंबर पे है इट कंज्यूम रिलेटिवली लेस पावर। इसमें मेरा जो था ये फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में ये सेकेंड जनरेशन बहुत ही कम पावर खींचता था। और 6वां नंबर पे आ जाता है इज रिलेटिवली स्मॉल इन साइज। ये भी जो ये है कंप्यूटर वो फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में सेकेंड जनरेशन में ये बहुत ही स्मॉल था। और इस आप यहाँ से देख सकते हैं फॉर्टेन और कोबल का ये फुल फॉर्म, जो कि आपको ये पूछेगा 100% पूछेगा, फॉर्टेन और कोबल का यहाँ पे फुल फॉर्म आप बताइए। तो फॉर्टेन का फुल फॉर्म वाला बता सकते हैं फार्मूला ट्रांजिस्टर, ठीक। और कोबल का आप बता सकते हैं कोबल का यानी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फुल फॉर्म आप देखते जाइए, हम जो बता रहे हैं वो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में लड़ जाएगा, 100% गारंटी है। ये आप वीडियो देखकर अगर एग्जाम में जाते हैं तो आप नंबर तो ही पा जाएंगे और पास भी हो जाएंगे, ये मेरा दावा है 1 शॉट का, मतलब कि इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। अब थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देख लेते हैं क्या होता है। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में देख सकते हैं द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आर फर्स्ट BM 36 और NCR 395 TDC 316 डेवलप बाय जैक किल्वी। ये जो मेरा थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर है, यहाँ से देख सकते हैं ये मेरा पहला कंप्यूटर, दूसरा और ये तीसरा। इसको जो डेवलप किए थे ना वो जैक किडली थे, और ये थर्ड जनरेशन में ये मेरा डेवलप किया गया था। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट भी आप देख सकते हैं कौन कौन सा है। इन दिस जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC वेयर यूज्ड। जो मेरा थर्ड जनरेशन में डेवलप किए गए थे ना कंप्यूटर को, वो इंटीग्रेटेड सर्किट को उसमें यूज किया गया था। और इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज करके ये मेरा थर्ड जनरेशन का ये डेवलप किया गया था। थर्ड पॉइंट क्या है मेरा, द टाइम पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज फ्रॉम 1956 टू 1971। ये मेरा
जो टाइम पीरियड है इसको भी आप देख सकते हैं, ये पूछ सकता है 1965 से लेकर 1971 के बीच में था थर्ड जनरेशन की टाइम पीरियड। फोर्थ पॉइंट पे है डेवलपमेंट ऑफ मिनी कंप्यूटर। इसको मिनी कंप्यूटर के रूप में इसको डेवलपमेंट किया गया था और इन दिस जनरेशन ओएस वाज डेवलप। इसी जनरेशन में मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसको डेवलप किया गया था, ऑपरेटिंग सिस्टम को इसको डेवलप किया गया था। स्मॉलर द सेकेंड जनरेशन कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन के कंपेयर में मेरा ये बहुत ही स्मॉल कंप्यूटर था। थर्ड जनरेशन में ये बहुत ही स्मॉल के रूप में यहाँ पे आप यहाँ से देख सकते हैं स्मॉल में था। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं इट स्पीड इन नैनो सेकेंड, ये बहुत ही नैनो सेकेंड में इसको स्पीड होती है। नैनो सेकेंड यानी कुछ ही सेकंडों में आपको ये रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा, इसकी स्पीड बहुत ही फास्ट होती थी। और यहाँ से 8वां पॉइंट है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक। इसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज हुआ था, तो कौन कौन सा है? फॉर्टेन सेकेंड टू फोर्थ एंड कोबोल, पास्कल, पीवी, एल्गोल 68 और एक्सेट्रा। ये मेरे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसका यूज किया गया था थर्ड जनरेशन में। इसी टाइप का मेरा फोर्थ जनरेशन आ जाता है। फोर्थ जनरेशन में तो आप यहाँ से देख सकते हैं फोर्थ जनरेशन का जो पॉइंट है, द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आर DEC 10 एंड STR यानी स्टार 100 एक्सेट्रा। ये मेरे जो थे कंप्यूटर इसमें इसको लॉन्च किया गया था, डेवलप किया गया था, तो ये मेरा फोर्थ जनरेशन का हो गया। और ये फोर्थ जनरेशन में आप इसको देख सकते हैं फोर्थ जनरेशन में इसको आप देख सकते हैं इन दिस जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर वेयर यूज्ड। इस जनरेशन में आपको माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था। ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाईलाइट हम किए हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुविकल्पी में यानी मल्टीपल क्वेश्चन में आपको ये पूछ सकता है। इसी तरीके से मेरा थर्ड पॉइंट है द टाइम पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज फ्रॉम 1971 टू 1985। ये मेरा टाइम पीरियड है, यहाँ से आप देख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है मेरा सेमी कंडक्टर वाज यूज्ड फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी। इसमें सेमी कंडक्टर के रूप में इसका यूज किया गया था प्राइमरी मेमोरी में। और मेरा 5वां पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर और पीसी। ये मेरा जो डेवलप किया गया था वो पीसी के रूप में और माइक्रो कंप्यूटर के रूप में इसका डेवलपमेंट किया गया था, यानी इसको फोर्थ जनरेशन में ही डेवलपमेंट किया गया था। 6 पॉइंट है इन दिस जनरेशन कंप्यूटर सा द डेवलपमेंट ऑफ GUI। इसको GUI बेस पे इसको डेवलपमेंट किया जाता था। तो GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप यहाँ से देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट में पूछ सकता है। और इसी प्रकार मेरा IBM का भी फुल फॉर्म देख लीजिए, जो कि मेरा ये है, ये फुल फॉर्म कंप्यूटर का, ये IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये जो मेरा मशीन है IBM, वो मेरा IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म हो सकता है। आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी टाइप का मेरे 7 टाइप से हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज लाइक, जैसे आप इस यहाँ से देख सकते हैं C++ एंड DBM यूज्ड इन दिस जनरेशन। इस जनरेशन में यानी फोर्थ जनरेशन में इस लैंग्वेज का यूज हुआ था C++ एंड DBM इन यूज दिस जनरेशन। इसी जनरेशन में यूज हुआ था लाइक, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। ये मेरा रहा फोर्थ जनरेशन। अब हम देखेंगे फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में आप यहाँ से देख सकते हैं द फर्स्ट पॉइंट है मेरा द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, पामटॉप एक्सेट्रा। इसको फिफ्थ जनरेशन में इसको डेवलप किया गया था लैपटॉप, डेस्कटॉप एंड पामटॉप को। सेकेंड पॉइंट है मेरा द टाइम पीरियड ऑफ फिफ्थ जनरेशन इन 85 टिल डेट, यानी इस समय तक 1985 से लेकर अब तक ही जो मेरा है वो मेरा फिफ्थ जनरेशन यानी फ्यूचर जनरेशन, इसको भी आप कह सकते हैं, इसकी टाइम पीरियड है। थर्ड पॉइंट है रैम एंड रोम इन यूज्ड फॉर प्राइमरी स्टोरेज। रैम एंड रोम को इसमें प्राइमरी स्टोरेज के रूप में इसको यूज किया गया है। एंड फोर्थ है मेरा HDD एंड SSD इन यूज्ड फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज। ये जो मेरा SSD एंड SSD इसमें आपका ये सेकंड स्टोरेज डिवाइस है, यहाँ से इसका यूज़ किया गया था।
पांचवा मेरा है ऑल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लाइक C++, जावा, पाइथन, नेट एंड इंक्लूड। इसमें जो मेरा ये है 5th जनरेशन में, वो मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है। यहाँ से आपका पूछ सकता है कौन कौन से लैंग्वेज है, C++, जावा, पाइथन। आप यहाँ से एक्सेट्रा लिख देंगे तो भी आपको फुल नंबर मिलेगा। इसमें मेरा हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया गया था 5th जनरेशन में। इसी प्रकार आप देख सकते हैं समरी में, तो यहाँ पे समरी के थ्रू आप यहाँ से शॉर्ट में समझ सकते हैं 5th जनरेशन, 4th जनरेशन, 3rd जनरेशन, 2nd जनरेशन एंड 1 जनरेशन। यहाँ से आप समरी के थ्रू आप देख सकते हैं। तो यहाँ मेरा समरी है जनरेशन, कोर एलिमेंट, टाइम पीरियड। ये मेरा 3 लाइन बन गया। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इसी प्रकार मेरा 1st जनरेशन में कौन सा कोर एलिमेंट यूज हुआ था, कौन सी टेक्नोलॉजी, तो आप यहाँ से बता सकते हैं वैक्यूम ट्यूब। टाइम पीरियड का था 1946 से लेकर 1959। इसी प्रकार मेरा दूसरा जनरेशन, 2nd जनरेशन पूछ लिया कौन सा कोर एलिमेंट था, तो ट्रांजिशन। इसकी टाइम पीरियड क्या थी, तो 1959 से लेकर 1965। 3rd जनरेशन के में कौन सा कोर एलिमेंट यूज हुआ था, तो आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। इसकी टाइम पीरियड आप बता सकते हैं 1965 से लेकर 1971। 4th जनरेशन में मेरा माइक्रो प्रोसेसर था, माइक्रो प्रोसेसर 1971 से लेकर 1985 इसकी टाइम पीरियड थी। 5th जनरेशन में ULST यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, इसका यूज किया गया था। और इसमें 1985 से लेकर टिल टाइम यानी अभी तक इसका ये टाइम पीरियड है 5th जनरेशन का। ये मेरा शॉर्ट में समरी है, आप यहाँ से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि फंडामेंटल कंप्यूटर का, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर आर 3 मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर विच इज गिव ब्लो। यहाँ से आप नीचे देख सकते हैं कौन कौन से टाइप है। तो यहाँ से कंप्यूटर है ये मेरा, कंप्यूटर में इसमें 3 टाइप्स के ये हैं कंपोनेंट। तो 3 टाइप्स के कौन कौन से हैं, इनपुट डिवाइस के रूप में, सीपीयू के रूप में और आउटपुट डिवाइस के रूप में। तो आप यहाँ से बता सकते हैं इनपुट डिवाइस के अंतर्गत ये कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और ये रिमोट भी आते हैं। और सीपीयू में आप यहाँ से देख सकते हैं, सीपीयू में सबसे पहले हम इसको आउटपुट को भी हम देख लेते हैं, जो कि इनपुट देखने के बाद यहाँ से हम आउटपुट भी देख लेते हैं। कीबोर्ड माउस को हम पूरा फुल एक्सप्लेन करेंगे और आउटपुट को हम मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, हेडफोन एंड प्लॉटर इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे कंपोनेंट्स हैं, इनपुट, आउटपुट और सीपीयू। सीपीयू को भी हम देख लेते हैं। सीपीयू में सीयू है और एएलयू है और मेमोरी है। इन तीनों से मिलकर मेरा एक सीपीयू बना है, जो कि मेरा कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं। और मेमोरी के अंतर्गत आप देख सकते हैं जो कि मेरे रैम, रोम और एचडीडी, इन तीनों से मिलकर मेरा एक मेमोरी बना है। जो कि प्राइमरी मेमोरी आप देख सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी में मेरा रैम और रोम आता है और सेकेंडरी मेमोरी में एचडीडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव आता है। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट्स आपको पूछेगा तो इसी तरीके से अगर आप चार्ट बना के आप इसको डिफाइन कर देंगे तो पूरा 100% आपको नंबर मिलेगा। क्या है, तो कंप्यूटर इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस में आप इसका इनपुट डिवाइस लिख दीजिए, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, रिमोट। और सीपीयू को आप डिफाइन कर दीजिए, सीपीयू में आप ग्राफ के थ्रू, सीपीयू किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो सीयू कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट और मेमोरी, इन तीनों से मिलकर मेरा सीपीयू बना है। जो कि मेरा मेमोरी में भी ये 3 टाइप्स का आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, रैम, रोम और हार्ड डिस्क। तो ये मेरा पूछ लेगा कि प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन से हैं, तो रैम और रोम आते हैं और सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क आते हैं, एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक, यहाँ से आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार मेरा आउटपुट में आप यहाँ से बता सकते हैं कौन कौन से हैं, मेमोरी, आउटपुट के रूप में मेरा यहाँ पे मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, हेडफोन और प्लॉटर, यहाँ से मेरे ये है। तो ये मेरे कुछ कंपोनेंट्स हो गए। अब हम देख लेते हैं इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस का फुल एक्सप्लेन हम करेंगे। इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, फिर उसके बाद हम आपको उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को समझाएंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, इसको फुल एक्सप्लेन करेंगे। इनपुट डिवाइस के रूप में आप यहाँ से देख सकते हैं, जो कि मेरा ये पॉइंट है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में द डिवाइस विच आर यूज्ड इन गिव इनपुट टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। यानी अगर आप कोई भी इनपुट दे रहे हैं सिस्टम यानी कंप्यूटर में, अगर कोई भी इनपुट दे रहे हैं तो उस क्रिया को हम इनपुट डिवाइस कहेंगे। तो मेरा इनपुट कौन कौन से है, तो यहाँ पे आप माउस, यहाँ पे हम बताएं इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, रिमोट।
तो हम माउस को सबसे पहले समझते हैं माउस क्या होता है, इसकी भी हम पूरा पुर्जा निकाल के आपको समझा देते हैं। तो माउस में मेरा एग्जांपल फर्स्ट नंबर है, यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, और फिगर देखने के बाद ये मेरा फर्स्ट बटन है, लेफ्ट बटन, सेकेंड बटन एंड स्क्रॉल बटन, ये मेरे माउस के ये पार्ट हो गया। इसको कौन से वैज्ञानिक ने डेवलप किया गया था, तो डगलस एंजवर्थ ने इसको डेवलप किया गया था और इस माउस को। और इसी प्रकार मेरा ये कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड को भी आप देख सकते हैं, कीबोर्ड में मेरा ये 104 बटन होते हैं, 104 यानी 104 कीज होते हैं, जो कि मेरे ये कौन से ये वैज्ञानिक इसको डेवलप किए थे, तो क्रिस्टोफर एल सोल्स ने इसको डेवलप किया गया था। और ये मेरा थर्ड एग्जाम्पल्स हो गए, स्कैनर, माइक्रोफोन एक्सेट्रा। ठीक, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अब हम आउटपुट डिवाइस को देखते हैं। इतना अगर आप इनपुट डिवाइस में लिख देंगे, फिगर बना देंगे और इसका परिभाषा लिख देंगे यानी डिफिनीशन, और माउस के वैज्ञानिक का नेम लिख देंगे, कीबोर्ड के वैज्ञानिक का नेम लिख देंगे, तो आपको 100% फुल नंबर मिलेगा। अब हम आउटपुट डिवाइस को भी देख लेंगे। आउटपुट डिवाइस के रूप में आप यहाँ से देख सकते हैं, द डिवाइस विच आर यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट इस कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप कोई भी इनपुट देंगे तो आपको बाद में रिजल्ट मिलेगा, तो वो रिजल्ट मेरा आउटपुट के रूप में होगा, यानी डिस्प्ले होगा वो रिजल्ट अगर डिस्प्ले होता है तो वो आउटपुट के रूप में होगा, तो उसी क्रिया को हम आउटपुट डिवाइस कहेंगे। आउटपुट डिवाइस मेरे कौन कौन से हैं, जो कि मेरा ये मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर को हम देखते हैं। तो मॉनिटर आप यहाँ से देख लीजिए, प्रिंटर भी ये मेरा आउटपुट के रूप में है, और स्पीकर भी आप देख सकते हैं, ये मेरा आउटपुट के रूप में है। अगर आप फिगर बना के इसको आप डिफाइन कर देंगे आउटपुट को, तो इसमें भी आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। अब हम देख लेते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, फिर उसके बाद हम डिफरेंट बिटवीन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को देखेंगे। इसकी हम भिन्न देखेंगे क्या क्या इसमें डिफरेंस है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को। सबसे पहले हम उसको डिफाइन कर देते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, व्हाट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, डिफरेंट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इसके हम डिफरेंस भी देखेंगे। तो हार्डवेयर को हम पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं, द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक, ऑफ एवरी थिंग दैट वी कैन टच इज कॉल्ड हार्डवेयर। यहाँ से इसका मतलब हुआ, अगर आप कोई भी हार्डवेयर हैं, जैसे आप माउस को ले लीजिए, वो भी मेरा एक हार्डवेयर ही है, मॉनिटर को ले लीजिए, वो भी मेरा एक हार्डवेयर ही है। अगर आप उसको टच कर रहे हैं, टच यानी आप उसको टच कर सकते हैं, कैन बी टच, उसको अगर आप टच कर रहे हैं तो वो मेरा हार्डवेयर है। अगर आप टच नहीं कर पा रहे हैं यानी वो सॉफ्टवेयर है। यहाँ से इसको देख सकते हैं, हार्डवेयर के एग्जाम्पल्स कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एंड CPU। अदर्स एग्जाम्पल्स भी है, आप वहाँ से उसको भी देख सकते हैं। जो भी अगर आप टच कर लेते हैं बाहर से, वो मेरा हार्डवेयर है। अगर आप टच नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा सॉफ्टवेयर है। यानी सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज यूज टू ऑपरेटर यानी ऑपरेट कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफाइड टास्क। अगर आप कोई भी टास्क देते हैं, उसको आप एग्जीक्यूट करके टास्क देते हैं, अगर वो इंस्ट्रक्शन को आपको समझ लेता है यूज करके ऑपरेटर को, यानी वो मेरा कंप्यूटर हार्डवेयर की तुलना में एग्जीक्यूट करके वो सॉफ्टवेयर के रूप में आपको कलेक्शन ऑफ डेटा, इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, वो मेरा सॉफ्टवेयर है। इसको हम टच नहीं कर सकते हैं सॉफ्टवेयर। क्या आप MS ऑफिस को टच कर सकते हैं? नहीं ना, तो वो मेरा सॉफ्टवेयर होगा। जो भी हम टच नहीं कर पाएंगे वो मेरा सॉफ्टवेयर होगा। क्या आप पावर पॉइंट को टच कर सकते हैं? वो भी मेरा एक सॉफ्टवेयर है, उससे हम टच नहीं कर सकते। जो मेरा फिजिकल पार्ट होता है, जैसे हार्डवेयर में CPU, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर्स, ये मेरा फिजिकल पार्ट्स है, उसको हम टच कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते। यही मेरा बताने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के भी टाइप्स होते हैं, ठीक, उस टाइप्स को आप समझ लीजिए कौन कौन सा सॉफ्टवेयर होता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपके कंप्यूटर में? तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यानी मेरा पावर पॉइंट, एजुकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ से कुछ मेरे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर थे जो हम आपके लिए लिख के लेके आए हैं। और फिर यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइव,
फॉरवेयर, ये भी मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को लिख देंगे तो मेरा फुल नंबर मिलेगा। और इसका हम डिफरेंट बिटवीन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पूछ लेते हैं। ये मेरा 100% आएगा कि डिफरेंट बिटवीन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की डिफरेंस बताइए क्या क्या है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसकी डिफरेंट क्या है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये मेरे दो पार्ट में डिवाइड हो गया। इसके हम डिफरेंस देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हार्डवेयर इज अ फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। जो मेरा हार्डवेयर है वो फिजिकल पार्ट है, यानी हम इसको टच कर सकते हैं। और वही मेरा सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्राम विच इज एग्जीक्यूट बाय सीपीयू। इसको हम सीपीयू के थ्रू हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, जो कि हम इसको टच नहीं कर सकते हैं। इसको प्रोग्राम के थ्रू हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, ये मेरा सॉफ्टवेयर हो गया। दूसरे पॉइंट पे आता है इट कैन बी टच, इसे हम टच कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी टच, इसे हम टच नहीं कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है हार्डवेयर कैन परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। जो मेरा हार्डवेयर है आप यहाँ से देख सकते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। जो हार्डवेयर है इसको हम परफॉर्म नहीं करा पाएंगे। क्यों? बिना सॉफ्टवेयर के हम इसको हार्डवेयर को परफॉर्म नहीं कराएंगे। अगर मेरा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं तो कोई काम का नहीं। अगर मेरा सॉफ्टवेयर है तो हार्डवेयर ही नहीं रहेगा, कोई काम का नहीं। दोनों का रहना जरूरी है, इसीलिए दिया है हार्डवेयर कैन बी परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर रहकर क्या करेगा, जो सॉफ्टवेयर रहेगा नहीं। ये बिना सॉफ्टवेयर के ये कोई भी परफॉर्म टास्क यानी टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा, कोई भी काम नहीं कर पाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं तीसरा पॉइंट सॉफ्टवेयर कैन बी एग्जीक्यूट विदाउट हार्डवेयर। आप सॉफ्टवेयर को बनाकर क्या करेंगे? अगर ये हार्डवेयर ही ना रहे तो सॉफ्टवेयर तो बनाइए, ठीक, लेकिन हार्डवेयर भी रहना चाहिए। यानी दोनों को रहना बहुत ज़रूरी है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को रहना ज़रूरी है। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट मेरा दिया है इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय कंप्यूटर वायरस। इसमें कोई भी कंप्यूटर वायरस नहीं आता है। अगर आप हार्डवेयर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ अफेक्टेड बाय कंप्यूटर वायरस, इसमें आपका ये कुछ वायरस आ सकते हैं अगर आप सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट पे है वी कैन ट्रांसफर हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक। हार्डवेयर को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं उस इलेक्ट्रॉनिक को, जैसे सीपीयू, कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस एक्सेट्रा। कीबोर्ड को हम दूसरे कंप्यूटर में भी लगा सकते हैं, प्रिंटर को भी दूसरे कंप्यूटर में लगा सकते हैं। इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को। यहाँ से दिया है मेरे 5वें नंबर पे वी कैन बाय ट्रांसफ़र सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक। इसमें हम सॉफ्टवेयर का तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू यानी किसी के द्वारा हम इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ से मेरा दिया है बाय ट्रांसफ़र सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिकल, ठीक। यहाँ से कौन कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS ऑफिस है, गूगल क्रोम है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं 6 पॉइंट क्या है, विच कैन मेक डुप्लीकेट कॉपी ऑफ HW यानी हार्ड डिस्क, हार्डवेयर, ठीक। यहाँ पे आप डुप्लीकेट कॉपी भी बना सकते हैं हार्डवेयर का, लेकिन वी कैन मेक मैनी डुप्लीकेट्स कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर। इसमें हम कॉपी डुप्लीकेट भी बना सकते हैं इस सॉफ्टवेयर में भी। मेक मैनी डुप्लीकेट कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर, इसमें भी हम सॉफ्टवेयर को हम डुप्लीकेट बना सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम उसमें रिसर्च कर सकते हैं। अब ये रहा मेरा नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी। फुल एक्सप्लेन, इसको भी हम फुल एक्सप्लेन करेंगे। कंप्यूटर मेमोरी क्या है उसके एक एक पार्ट को हम समझेंगे। सबसे पहले हम कंप्यूटर मेमोरी को समझते हैं। कंप्यूटर मेमोरी इज ए स्टोरेज डिवाइस फ्लैश दैट इज यूज टू स्टोरेज इंफॉर्मेशन। ये मेरा एक स्टोरेज डिवाइस के रूप में होता है। इसका यूज हम इंफॉर्मेशन स्टोर करने में करते हैं। इसका यूज यानी स्टोर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। तो मेरे कितने टाइप्स के होते हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये 2 टाइप्स के होते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी आप यहाँ से देख सकते हैं, कुछ हम टेबल आपके लिए बनाए हैं। सबसे पहले इसको देख लीजिए, ये मेरा कंप्यूटर मेमोरी है, यानी जो हम यहाँ पे डिफाइन किए हैं। ये 2 टाइप्स के हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक। प्राइमरी और सेकेंडरी है, जो कि हम यहाँ पे आपको ये बताए हैं प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी 2 टाइप्स के हैं, यहाँ पे भी हम डिफाइन किए हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। ये मेरा है प्राइमरी मेमोरी में 2 टाइप्स के, रैम और रोम। प्राइमरी मेमोरी में 2 टाइप्स होते हैं, रैम एंड रोम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रैम में भी कुछ टाइप्स होते हैं, जो कि मेरा डी रैम होता है और एस रैम होता है, डायनेमिक और स्टैटिक्स रैम। डायनेमिक रैम और स्टैटिक्स रैम। यहाँ पे रोम में क्या आता है? पी रोम, पी रोम, यहाँ पे ये होता है, ठीक। इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रोम और प्रोग्रामेबल रोम,
यहाँ पे आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी में पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, FDD एक्सेट्रा, ये मेरे होते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। तो यहाँ पे आप शॉर्ट के थ्रू चार्ट के थ्रू आप यहाँ समझ गए शॉर्ट में, लेकिन हम इसको प्राइमरी और सेकेंडरी को हम एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहे। तो प्राइमरी मेमोरी आप यहाँ से देख सकते हैं, इट इज आल्सो नोन एज मेन मेमोरी, ये मेरा मेन मेमोरी होता है। द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विथ द CPU कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी, ये मेरा डायरेक्टली कंप्यूटर से ये कनेक्ट होता है, यानी CPU से ये डायरेक्टली ये कनेक्ट होता है, इसी को हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। ये मेरे मेन मेमोरी भी होता है। अगर आपसे पूछ ले कि प्राइमरी मेमोरी कौन सा है तो इसको हम मेन मेमोरी कह सकते हैं। कि अगर कोई भी आपसे पूछ ले कि मेन मेमोरी क्या होता है तो आप प्राइमरी मेमोरी के ही बताएंगे, ना कि आप कंफ्यूज होंगे। प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी एक ही नाम है। यहाँ से आप देख सकते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। कौन कौन से? रैम एंड रोम। यहाँ से रैम एंड रोम यहाँ से आप देख सकते हैं। डिफरेंट बिटवीन रैम एंड रोम को भी हम देखेंगे कि इसमें डिफरेंट कौन कौन से हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं रैम एंड रोम। तो फर्स्ट मेरा पॉइंट है रैम एंड रोम का डिफरेंट। एक्सप्लेन तो करना बहुत ज़रूरी है, इसके टाइप्स हम देख लिए और इसका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, इसीलिए हम यहाँ पे लिख के लेके आए हैं। इसको आप रट लीजिएगा, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी रैम का जो फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, आप यहाँ से देख सकते हैं। स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये मेरा फुल फॉर्म हो गया। और रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, यहाँ से इसका ये फुल फॉर्म हो गया। दूसरा पॉइंट है रैम डाटा इज वोलेटाइल, और दूसरा पॉइंट है इसमें रोम इज परमानेंट। ठीक, ये परमानेंट होता है, इसमें वोलेटाइल होता है। तीसरा पॉइंट है डाटा कैन बी मॉडिफाई, इसमें हम डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन रोम में हम डाटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, डाटा कैन नॉट बी मॉडिफाई। चौथा पॉइंट मेरा आ गया CPU कैन एक्सेस डाटा स्टोरेज ऑन रोम, CPU में इस डाटा को हम एक्सेस करके स्टोर कर सकते हैं, यानी ऑन द रोम रैम के थ्रू, लेकिन डाटा टू बी कॉपी फ्रॉम रोम टू रैम सो दैट CPU कैन एक्सेस इस डाटा। इसमें हम सबसे पहले डाटा को हम कॉपी करेंगे रोम में, रोम से हम रैम में इसको ले जाएंगे, फिर CPU कैन बी एक्सेस इस डाटा, फिर इसको हम CPU के थ्रू इस डाटा को एक्सेस कराएंगे। यहाँ पे पांचवा पॉइंट पे अगर रैम इज फास्टर मेमोरी, रैम मेरा फास्टर मेमोरी है, जो कि रोम इज स्लोअर देन मेमोरी कंपेयर टू रैम के। हम देख लेते हैं ये बहुत ही स्लोअर मेमोरी है रोम। रैम इज मोर एक्सपेंसिव, इसमें मेरे बहुत ही ज़्यादा खर्चे आते हैं और रोम में बहुत ही कम खर्चे आते हैं, यानी रोम इज चीप दैन मेमोरी। रैम में आप देख सकते हैं कुछ टाइप्स हैं, तो कौन कौन से टाइप्स हैं? डी रैम और एस रैम, इसका हम फुल फॉर्म बता देते हैं। डायनेमिक रैम होता है ये मेरा डायनेमिक रैम, और ये मेरा एस रैम का मतलब स्टैटिक्स रैम होता है। स्टैटिक्स रैम आप यहाँ से देख सकते हैं, डायनेमिक रैम और स्टैटिक्स रैम। इसी प्रकार से मेरे इसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम भी होते हैं, ईईपी रोम भी होते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, टाइप्स में ये तीसरा ये देख लीजिए, यानी प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम और इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, ये मेरे 3 टाइप्स के हैं। ठीक, आप यहाँ से रोम एंड रोम देखने के बाद हम देखेंगे कि सेकेंडरी मेमोरी क्या है। तो यहाँ पे आप सेकेंडरी मेमोरी देख लेते हैं। इट इज आल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी, इसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कह सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी को, और प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कह रहे थे, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी को भी हम ऑक्सिलरी मेमोरी कह सकते हैं। द मेन यूनिट विच इज प्रोवाइड बैकअप स्टोरेज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी, ये मेरा बैकअप देता है, बैकअप प्रोवाइड कराता है इस मेमोरी स्टोरेज मेमोरी में। आप यहाँ से देख सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी के कुछ टाइप्स यहाँ से हैं, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एक्सेट्रा। यहाँ से देख सकते हैं ये मेरे सेकेंडरी मेमोरी के कुछ पार्ट्स हैं। अब यहाँ से जो मेरा पार्ट आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेमोरी यूनिट।
मेमोरी यूनिट ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में पूछ सकता है शॉर्ट में कि मेमोरी यूनिट बताइए बाइनरी डिजिट का ये कितने साइज होते हैं ये। तो आप यहाँ से बता सकते हैं 1 बिट का होता है जो कि मेरा स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। 1 निबल इक्वल्स टू कितना होता है, तो 4 बिट होता है। 1 बिट में ये बाइनरी डिजिट हो गया और 4 बिट में 4 बिट को अगर आप मिलाएंगे तो ये मेरा 1 निबल होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं 1 बाइट में मेरा ये कितने बिट होते हैं, तो 8 बिट होते हैं। 1 किलोबाइट 1 केबी में कितने होते हैं, तो 1024 बाइट होते हैं। 1 मेगाबाइट में यानी एमबी में कितने केबी होते हैं, तो 1024 केबी होते हैं। 1 गीगाबाइट में यानी 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं, तो 1024 एमबी होते हैं। 1 टेराबाइट में यानी 1 टीबी में कितने जीबी होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1024 जीबी होता है। 1 पेटाबाइट में यानी पीबी में कितने टीबी होते हैं, तो 1024 टीबी होते हैं। 1 एक्साबाइट में यानी ईबी में कितने पीबी होते हैं, तो 1024 पीबी होता है। 1 जेटाबाइट में कितने ईबी होते हैं, तो 1024 ईबी होते हैं। देखिए यहाँ पे ईबी हो गया तो यहाँ पे ईबी हो गया, यहाँ पे पीबी हो गया तो यहाँ पे पीबी आपका पूछेगा। और 1 योटाबाइट में कितने जीबी होते हैं, यानी ये जीबी हो गया। 1 योटाबाइट में कितने जीबी होंगे, तो 1024 जीबी होंगे, यानी एक ये जीबी है और इसको मिला करके आप यहाँ से देख सकते हैं 1 योटाबाइट में 1024 जीबी होते हैं, जेडबी होते हैं। ठीक, अब आप यहाँ से देख सकते हैं 1 ब्रांटोबाइट में यानी बीबी में कितने वाईबी होते हैं, तो 1024। और 1 जियोबाइट में कितने जीबी होते हैं, तो नो डिफ़ॉल्ट 1014 कॉन्सेप्ट विथ हाईएस्ट यूनिट। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। ये मेरे रहे कंप्यूटर मेमोरी के कुछ यहाँ पे पॉइंट, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। तो ये मेरा रहा वीडियो का लास्ट टॉपिक। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मेरे रहे कुछ 52 मिनट की ये 1 शॉट, ये अगर आप पूरा देख लिए फिर एक बार आप देख सकते हैं। ठीक, वहाँ से आप देख कर के एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल बन सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो ज़रूर लड़ेंगे, 100% गारंटी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दे ताकि वो भी पास हो जाए, घूमे रहे होंगे वो भी पास हो जाएंगे। ठीक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, थैंक यू।